नमस्कार, आप देख रहे हैं दी वन इंडिया शो। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। अक्सर लोग कहते हैं कि झटका लगता है तो अक्ल आती है, जिंदगी में हादसे होते हैं तो सबक मिलते हैं। खैर, निजी जिंदगी, प्रोफेशनल लाइफ या पारिवारिक जीवन के ये उतार चढ़ाव एक सीमित दायरे की बात है। जिंदगी के सबक देखने का बेशक फलक बड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन सवाल तो आज फिर देश और समाज के स्तर पर है। इस देश में हादसे होते हैं, लोग मर जाते हैं, बिलखने वाले उनके पीछे छूट जाते हैं, मुआवजे से लीपा पोती होती है, लेकिन एक माफी, नैतिकता के आधार पर एक इस्तीफा और पुराने हादसे के सबक नदारद रहते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में रेलवे की जिम्मेदारी कौन तय करेगा? रेल मंत्री का इस्तीफा मांगना भी क्या राजनीति के दायरे में ही देखा जाता रहेगा? और कंफ्यूजन किस बात का है? मतलब हादसे के बाद जो अलग अलग बयान सामने आए, मतलब केंद्रीय मंत्री कह देते हैं कि क्या फेक न्यूज फैलाकर भगदड़ मचाई गई, हम इस बात की जांच करेंगे, जांच कर रहे हैं। रेलवे कहता है कि फुटओवर ब्रिज पर एक व्यक्ति का पैर फिसला, जिसके बाद स्थिति बिगड़ी और हादसा हो गया। पुलिस कहती है कि एक जैसे नाम वाली दो ट्रेन के कारण यात्री भ्रमित हुए, आपाधापी मच गई। तो हादसे के बाद ये तीन अलग अलग स्टेटमेंट भी आए और इसीलिए सवाल उठता है कि सच कौन बताएगा? इतना मुश्किल है क्या हादसे के कारणों की पड़ताल करना और सच देश को बताना? 18 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, घायल अस्पतालों में है। कुंभ जाने वालों की भीड़ अलग है, देश के अलग अलग राज्यों से तस्वीरें भी मिल रही हैं। प्रयागराज स्टेशन तो बंद करना पड़ गया है। चांद पर पहुंच सकते हैं हम, लेकिन भीड़ बढ़ने का अनुमान वक्त रहते नहीं लगा सकते। रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना, इनका हिसाब किताब करने के लिए पूरा देश बैठ जाता है। हाँ, सही बात है, तुलना नहीं हो सकती है, लेकिन लोग मरे हैं। उनकी मौत पर हुई लापरवाही के लिए क्या कोई माफी मांगेगा? या क्या देश को लगता है कि इस पर माफी की जरूरत है, जिम्मेदारी तय किए जाने की जरूरत है? या राजनीति में माफी की बात मतलब ना तो अब वो दौर है, ना पॉलिटिक्स का वो स्टाइल है, और ना ही देश की जनता को इससे फर्क पड़ता है। कल दूसरी खबर आएगी और ये सारी बातें जो आज हम सवालों के रूप में उठा रहे हैं शायद फिर बुला दी जाएंगी। लेकिन आज इस पर बात करना जरूरी है। हम एक खास पैनल के साथ मौजूद हैं इस विषय से जुड़े हुए अलग अलग पहलू पर बात करने के लिए। तो जो मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले मैं आपका परिचय उनसे करवा दूं। हमारे साथ बीजेपी से ज़ेबा यास्मीन है, कांग्रेस पार्टी से सुजाता पॉल हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से डॉक्टर राकेश प्रजापति आज पैनल में हमारे साथ हैं, और सुधांशु मनी जी, इंडियन रेलवेज में फॉर्मर जीएम आप रह चुके हैं, आज हमारे साथ इस बातचीत पर जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का स्वागत करती हूँ। शुरुआत में यहाँ पर ज़ेबा यास्मीन जी आपके साथ करना चाहूँगी। सवाल तो कई हैं, लापरवाही कौन तय करेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो मैं यहाँ पर उठाना चाहती हूँ कि अगर रेल मंत्री से इस्तीफा मांगा जा रहा है तो क्यों उसे राजनीति के दायरे में देखा जा रहा है? फेक न्यूज क्यों बार बार सत्ताधारी दलों की तरफ से इस तरह की बातें आती हैं? मतलब अगर कोई सवाल आपसे पूछ ले तो फेक न्यूज है, अफवाह फैलाई जा रही है। जवाब तो देना पड़ेगा ना यहाँ पर कि हुआ क्या, कहाँ गलती हुई, और जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी जिम्मेदारी, उनकी अकाउंटेबिलिटी कब और कैसे तय होगी। यहां पर फास्ट ट्रैक की बातें क्यों नहीं आती हैं? ज़ेबा यास्मीन। मीनाक्षी जी, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। जहाँ पे भी बात जनता की आएगी सवाल बनता है, और सरकार कभी भी सवालों से पीछे नहीं हटी है। जब बात महाकुंभ में भगदड़ रखी थी, उसमें भी सवाल आए और सरकार पीछे नहीं हटी, उसकी जांच की। कुछ पुलिस कर्मियों की लापरवाही पाई गई, खाने में कुछ मिलाने की, उनको सस्पेंड किया गया, आपकी जानकारी में होगा। यहाँ पे भी जो मुद्दा आया है, देखिए, जब इतने लोगों की आबादी एक साथ आती है और भीड़ होती है तो भगदड़ के मुद्दे हर जगह होते हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, कोई मेला हो, कुछ भी हो। अभी जैसे एक बाबा के प्रवचन में जो भीड़ आई थी, उसमें भी ऐसा हुआ था उत्तर प्रदेश में। तो इस तरीके की घटनाएं होती रहती है जो बहुत दुखद है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन जांच का विषय है। रेलवे मंत्री एक्टिव है, वो जांच कर रहे हैं, कहाँ लापरवाही हुई है उसको देखा जाएगा, जो भी मुआवजा दिया जाएगा, आगे ऐसा ना हो इसके लिए त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सुजाता पॉल जी, एक जेनरिक पैटर्न पर जवाब है, आप लोग संतुष्ट हैं इससे, विपक्ष के जो दल हैं? कतई नहीं मीनाक्षी जी, क्योंकि जिन लोगों की मौतें हुई, जिन बच्चों की, जिन महिलाओं की, जिन भाइयों की, वे सब हमारे अपने थे। और ये इस देश के वही मालिक है, क्योंकि हम एक लोकतंत्र में रहते हैं और जनता जनार्दन होती है। मगर भारतीय जनता पार्टी ये भूल चुकी है। शायद इनको याद नहीं होगा, मगर ये बता दूं कि 15 फरवरी को जिस वक्त ये घटना घटी, उसके कुछ देर पहले एक सेफ्टी रिव्यू मीटिंग भी हुई थी।
उसके बाद सेफ्टी की धज्जियां ऐसी कैसे उड़ गई और कोई जिम्मेदारी नहीं? तो आप क्या चाय समोसे पैटी खाने के लिए बैठे हुए थे वहां पर? दूसरी बात ये कि ऐसा नहीं है कि ये पहली घटना है, और इसी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बहुत पहले कुछ घटनाएं हुई थी 2004 में, 2010 में, 2012 में, जहां पर 1, 2, 5 ऐसे ऐसे लोगों की मृत्यु हुई थी। और उसने जब देश की सरकारों को झकझोरा तो हर मुमकिन कोशिश करी गई कि चीजों को बेहतर किया जाए। अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आते हैं। हर रेलवे स्टेशन, हर जगह की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, और अगर सरकार की बात करें तो ये तो बताते हैं, जो सेट पैटर्न की आपने बात करी, केवल ये सेट पैटर्न नहीं है कि अभी कार्रवाई होगी। कार्रवाई कैसे होगी? 2 लोगों की एक कमेटी बना के आप करेंगे कार्रवाई। जेसी पंत जी की एक कमेटी में, वो हाई पावर्ड कमेटी में 1998 में उन्होंने बताया था कि हम प्रोएक्टिव नहीं होते, हम रिएक्टिव होते हैं। और इसी की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए हमने प्रोएक्टिव होना शुरू किया, इसलिए चीजों को ठीक करा। और सरकार का काम ही होता है व्यवस्थाओं को ठीक करना। लेकिन एक आखिरी बात है कि वहां पर रेलवे सिक्योरिटी क्या कर रहा था? सीसीटीवी फुटेज जो मैन कर रहे थे, क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा था कि लोग अंदर जा रहे हैं? आप और मैं अवश्य वहां गए हैं और हमने देखा है कि कैसे हर चीज को चेक किया जाता है। तो मुझे बताइए, एक भी एफआईआर अब तक दर्ज क्यों नहीं हुई? मैं सवाल अब आपसे यहाँ पर सुधांशु मनी जी पूछना चाहूँगी। देखिए, प्रोएक्टिव अप्रोच की बात हो रही है कि प्रोएक्टिव होना होगा। देखिए, आप तो एक्सपर्ट हैं इन मामलों के, हम लोग तो अभी दूर से बैठकर बात कर रहे हैं, बट यू नो इट बेस्ट कि रेलवे के अपने क्या सिस्टम होते हैं इस तरह की घटनाओं को चेक करने के लिए, चेक एंड बैलेंस क्या होते हैं। आपने जब इस इंसिडेंट को पहली बार देखा, आपका टेक क्या था इस पर? कहाँ कमियां रहीं, कहाँ पर बड़ी चूक हुई? देखिए, आप लोग के माध्यम से और यूट्यूब चैनल से, टीवी न्यूज़ और न्यूज़पेपर सब जगह से पढ़ के जो मेरी समझ में आया है, क्या ये हादसा रोका जा सकता था? जी हाँ, रोका जा सकता था। वो कैसे? देखिए, कुछ बहुत से आधे सच बोले जा रहे हैं जिनके पीछे थोड़ा खराब अच्छा पूरा सच छुपा है। पहली बात कि आप कह रहे हैं कि आपको अंदाज नहीं लगा कि इतने लोग आ जाएंगे, तो ये तो बात एकदम गले नहीं उतरेगी, क्योंकि आप टिकट सेल से अंदाज लगा रहे हैं कि अब तो भीड़ बढ़ती जा रही है। आपने सीसीटीवी लगा रखे हैं, कंट्रोल रूम है, आपके पास प्रयागराज से डायरेक्ट कांटेक्ट है, आपको पता है किस दिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्नान है, किस दिन कैसी भीड़ होगी, पिछले 1 महीने का एक्सपीरियंस आपके पास है। तो भीड़ होने वाली है, ये एंटिसिपेशन आप करना आपका काम है। अगर आपके पास एंटिसिपेशन नहीं था तो वो गलत है, और एंटिसिपेशन था तो उसके इंतज़ाम नहीं थे तो वो और गलत है। और इंतज़ाम से मेरा मतलब, जैसे प्रयागराज में कह रहे हैं लोग कि अच्छा इंतज़ाम हुआ है, मुझे नहीं पता, शायद हुआ होगा, तो वो एक क्रॉस मूवमेंट नहीं होना चाहिए लोगों का, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट एज फार एज पॉसिबल। उसको बैरिकेडिंग के थ्रू यू हैव टू डायरेक्ट पीपल टू द राइट प्लेटफॉर्म्स। वो वहां पे कर रहे हैं। वो तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, स्टेशन खचाखच भर चुका था, तिल रखने की जगह नहीं थी। और ऐसे में एक सच आप बोल रहे हैं, आधा सच, कि हमने प्लेटफॉर्म नंबर नहीं बदला। ये आधा सच इसलिए है कि प्रयागराज एक्सप्रेस के लिए 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा थी, बहुत बड़ी भीड़। और ज्यादातर जनरल कंपार्टमेंट के लोग भीड़ लगाते हैं। देखिए, जिसकी रिजर्व बर्थ है उसकी बात अलग है, वो तो अपने कोच के आसपास कोशिश करेगा कि रहे उसकी बर्थ। रिजर्व कंपार्टमेंट के लोग ऐसी जगह चुन के भीड़ लगाते हैं कि जैसे ही ट्रेन लगे दौड़ के किसी तरह बैठने की जगह पा जाए। तो वहां बहुत भीड़ थी। तब तक आपने एक अनाउंसमेंट किया जिसको आप ट्रेन ऑन डिमांड बोल रहे हैं, और ये मेरी बात मेरे गले नहीं उतर रही। ट्रेन ऑन डिमांड आपको पहले से प्लान करना चाहिए। आपके पास ये कोई बस नहीं है कि आपने भीड़ देखी और बस लगा दी। ट्रेन आपके रेक तैयार किए जाते हैं, उसके बाद उसका टाइमिंग डिसाइड होता है। आप 1-2 घंटा इधर उधर कर सकते हैं। आपने उस समय जब इतनी भीड़ थी तब अनाउंस किया कि 12 नंबर से एक स्पेशल और प्रयागराज जाएगी। अब स्पेशल का मतलब उसमें सिर्फ जनरल डिब्बे हैं, तो आमतौर पे जितनी भीड़ इधर प्रयागराज के लिए जमा थी जनरल डिब्बे वाली, उसकी टेंडेंसी होगी कि चलो अब 12 नंबर चला जाए, वहां पे जगह मिलने की ज्यादा चांस है, और वही हुआ। तो एक मूवमेंट हो रहा है 14 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ इस प्रयागराज के लिए और ट्रेनों के लिए, और एक ये उल्टा मूवमेंट, भारी भीड़ दूसरी तरफ चल दी। तो ये स्टैम्पीड की सिचुएशन आपने क्रिएट कर दी। अगर नहीं होता
तो ऊपर वाले की मेहरबानी से नहीं होता। सिचुएशन तो स्टैम्पीड की क्रिएट हो गई, उसमें कोई फिसल गया इसलिए हुआ, ये सब तो बात का कोई मतलब नहीं है। जब ये इस तरह का क्रॉस मूवमेंट होगा तो खास तौर से महिलाएं और बच्चे वो जल्दी इसकी चपेट में आ जाते हैं, एस्फिक्सिएशन और सफोकेशन की सिचुएशन पैदा होती है, फिर देन दे आर ट्रैम्पल्ड अपॉन। तो ये सिचुएशन पैदा हो गई थी और ये एंटिसिपेट करना चाहिए था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हादसा बचाया जा सकता था। और दुर्भाग्य है कि ऐसा नहीं हो पाया। और आपने जहां तक कहा कि पहले से सीख ली या नहीं, बिल्कुल सीख ली गई है। सबसे बड़ी सीख तो यही है कि प्लेटफॉर्म नंबर सडनली मत आप अनाउंस करिए ऐसी भीड़ में। आप लोगों को वो सिचुएशन मत पैदा करिए कि वो एक जगह से दूसरी जगह अफरा तफरी में चलें, तो वो तो आपने फॉलो नहीं किया, तो गलती तो हुई है। और बहुत बेहतर तरीके से सुधांशु मणि जी ने ये पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन किया है कि वहाँ पर क्या परिस्थिति ग्राउंड पर रही होगी। अब आप सोचिए, देश की राजधानी दिल्ली है, ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जिसके वहाँ पर कितनी हाईटेक सुविधाएं हैं या उसको कितने एडवांस तरीके से बनाया गया है, कितना अपग्रेड किया गया है, ऐसी तमाम खबरें हमने इससे पहले देखी हैं। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में भी अगर भीड़ को रोकने का कोई प्लान नहीं है, प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है, या पुराने हादसों से लिया हुआ सबक कि आप आखिरी मोमेंट पर इस तरह से प्लेटफॉर्म ना बदलें, तो ये लापरवाहियां तो जो प्रथम दृष्टया दिखाई दे रही हैं, इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या तस्वीर सामने आएगी वो तो आगे की बात है। ये तो जो एक्सपर्ट्स ने पहली नजर में देखकर समझ लिया, ये वो तस्वीर है। और इसीलिए सवाल कई यहाँ पर खड़े होते हैं। सुधांशु मणि जी, मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पर बातचीत में लाना चाहूंगी। देखिए सर, अब पॉलिटिकल बातें तो यहाँ पर बहुत होंगी, एक पक्ष दूसरे पर आरोप लगाएगा, दूसरा पक्ष उस पर अपनी कोई सफाई देगा, लेकिन हमें तो ये इंश्योर करना पड़ेगा ना कि जो सवाल मैंने जेबा से भी अभी पूछा, हम कम से कम पिछले 10 दिन से ऐसी तस्वीरें देख रहे थे जहां पर देश के अलग अलग हिस्सों पर ट्रेन पर अटैक, कहीं पर खिड़की तोड़कर लोग अंदर घुस रहे हैं, कहीं पर कुली जो है लोगों को अलग से चढ़ा रहे हैं, कहीं पर लोग दरवाजों पर लटक रहे हैं। ये तस्वीरें, ये वीडियोस किसी को दिखाई नहीं दिए। नोबडी वाज कंसर्न्ड। देखिए, दो चीज हैं। पॉलिटिक्स से तो आप समझ सकती हैं मैं दूर रहूंगा, लेकिन आपने लगातार अनाउंसमेंट सुने होंगे, गर्व वाले अनाउंसमेंट, कि 17 लाख लोग 350 ट्रेन में गए, 14 लाख लोग 343 ट्रेनों में गए। जरा सा गणित करिए तो एक ट्रेन के ऊपर 5000 आदमी आते हैं, 1200 की कैपेसिटी होती है एक ट्रेन की, तो ये लोग कैसे जा रहे हैं, ये भी एक सोचने वाला मुद्दा है। चलिए, फिर आपको पता था कि इस तरह से लोग जा रहे हैं, आप खुद उनको ले जा रहे हैं, तो आपको तो पता है कि इतनी भीड़ आ रही है। और ये कहना कि हम टिकट सेल से हमें पता लगा कि आज इतनी भीड़ होगी, आप ये डायकोटमी आप खुद देख लीजिए। अब मैं एक ही चीज और कहना चाहूंगा कि देखिए, जो हो गया वो ठीक है, आगे का सबक लेना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी चाहिए। आपने एक इंक्वायरी टीम जो बनाई है, उसके बारे में मैं यही कहूंगा कि उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ। तो ये हमें यकीन था कि हमारा कसूर निकलेगा। तो आप, जब एक आदमी भी मरता है एक ट्रेन हादसे में, जब ट्रेन हादसा, ये सही मायने में ट्रेन हादसा नहीं है, ये तो रेल हादसा आप कह सकते हैं, सही तो एक आदमी भी मरता है तो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करता है कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी, जो मंत्रालय के अंडर में नहीं है, मिनिस्ट्री के, वो सिविल एविएशन के अंडर में है। तो इसमें भी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी ऑर्डर कर दीजिए। 20 लोगों की जानें गई हैं और एक कुछ सच निकल के आएगा इसका, और आगे के लिए एक रास्ता तय होगा। लेकिन आपने जो इंक्वायरी तय की है, देखिए, वो आप उसको हाई लेवल कमिटी बोल रहे हैं, वो हाई लेवल कमिटी आप बोलते रहे, लेकिन वो सीनियर अफसर रेलवे के ही हैं जो आप ही के अफसर हैं, और हो सकता है उनके विभाग ही इसमें शक के घेरे में आए कि यहाँ से गलती हुई। तो एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी CRS से ही करा लें, बहुत जरूरी है, जिससे न सिर्फ इस हादसे का पता लगे कि क्यों हुआ, और आगे के लिए भी एक रास्ता खुले कि भाई ये काम करना चाहिए, जो शायद मैं और आप आज नहीं देख पा रहे हैं। तो ये भी बहुत जरूरी है। जेबा जी, ये बड़ा सवाल है। रेलवे के ही ऑफिसर रेलवे की ही खामियों की जांच करेंगे तो सच कैसे सामने आएगा? मीनाक्षी जी, जैसे रेलवे के ही कर्मचारी होकर सुधांशु जी राय दे सकते हैं, ऐसे रेलवे का कर्मचारी ही अपनी लूपहोल्स को बता सकता है। हाँ, अगर वो निष्पक्ष होकर जांच करे तो ये तो फिर व्यक्तिगत ईमानदारी है। तो अगर कोई उसी चीज का एक्सपर्टीज है, तो मुझे लगता है कि अगर वो इंक्वायरी निष्पक्ष होकर करेगा तो अपनी गलती को भूल पाएगा, सुधार भी पाएगा।
हम आप बैठ के रेलवे पे डिबेट नहीं कर सकते कि वहां पे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हुआ होगा, ये कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है। जहां तक सवाल उठा रही है सुजाता जी कि पार्टी में क्या चाय समोसे खाए गए, देखिए डिस्कशन प्रिकॉशन को ही लेके था, लेकिन जब भीड़ 19 से ज्यादा आ जाती है, जैसे कुंभ में 50 करोड़ लोग अभी तक स्नान कर चुके हैं, इतनी जनता आने के बाद आप देखिए, आप जैसे खुद बता रहे हैं कि शीशा तोड़ के लोग खिड़की से, तो क्या आम जनता की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? अगर मैं अपनी लाइफ को लेके केयरलेसली ज़ेबा यास्मीन जी, मुझे एक बात बताइए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। जब सरकार इतने बड़े आंकड़े को अपनी उपलब्धि बताती है कि 40 करोड़ से ऊपर लोग आएंगे, 100 करोड़ भी आ जाएंगे तो हम इंतजाम कर देंगे और हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, जब इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां अपने आप को प्रचारित वहां पर किया गया कि हाँ आइए, ऐसा है, भव्य है, दिव्य है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो अब जब लोग आने लगे वहां पर, तो कौन इंश्योर करेगा कि वो जीवित वापस भी लौटे वहां से? ये कैसी बात है कि भीड़ आ गई वहां पर? भीड़ तो आएगी, इस देश की आबादी ज्यादा, तो भीड़ तो हर जगह आएगी, पर मैनेज कौन करेगा? सेफ्टी इंश्योर करना नो डाउट सरकार का काम है, वहां पे सारा मैनेजमेंट किया गया है, इस तरीके की भगदड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ लापरवाही की वजह से, लेकिन उसमें तो बहुत है, लेकिन मैं यही कहूंगी कि बिना जांच के कुछ कहना, किसी की गलती कहना, क्योंकि जिस तरीके से न्यूज आ रहे हैं, हम लोग न्यूज चैनल से देख रहे हैं, कई लोगों ने कहा कि लोग वापस परिचित हो गए। ये लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अगर इतनी भीड़ है तो थोड़ा शांति और संयम बनाए रखें, एक दूसरे से चल के अगर आप प्रेम में चलेंगे तो ये लोगों की जिम्मेदारी है। और दूसरे को भी तकलीफ। ये वाह, मतलब ये वही बात हो गई ज़ेबा जी, ये वही बात हो गई ना, ये वही बात हो गई कि जिस समय राजनीतिक दलों को वोट चाहिए होते हैं, वो घर घर जाकर वोट मांगते हैं, लेकिन जब सरकार बन जाती है, जब आप सरकार में आ जाते हैं और जब आपको सर्व करना होता है, जहां आपको सर्व करना है देश की जनता को, जिसको आप ये कहते हैं कि आप देश की मालिक हैं और हम आपके सेवक हैं, प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक ही बोलते हैं ना, तो जहां पे अब सेवा करने की बात आ रही है, तो वहां पर यह जवाब दे दिया जाता है कि जनता को समझना चाहिए, कहां जाए कहां ना जाए, भीड़ देखे तो घर बैठे, जनता समझे। प्रयागराज में कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, अदरवाइज आपने भी देखा है 40 करोड़ 50 करोड़ यहाँ पहुंच रहे हैं। ये मैनेजमेंट की सफलता है कि सब लोग स्नान करके सैटिस्फाई होके अपने घर जा रहे हैं। कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं ठीक है बहुत दुखद राजेश जी, और जिससे बात कुछ घटनाएं समझकर भूल जाइए इसको, इतनी बड़ी बात नहीं है उनकी नजर में। बाकी तो कुंभ में सब अच्छा हुआ है, सब बहुत अच्छे से मैनेज हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल और केवल लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं। इन्होंने कुंभ के नाम पर लोगों को छलने का काम किया है। ये तो वही बात हो गई, जेवा जी कह रही हैं कि लोगों को अपने ऊपर डाल दिया। आप 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था कर रहे हैं और 40 करोड़ की गिनती कर ले रहे हैं। ये वो लोग हैं जो 40 करोड़ की गिनती तो कर लेते हैं, ये वो लोग हैं जो 1.5 करोड़ की गिनती रोजाना कर लेते हैं, लेकिन 30 लोगों की मृत्यु की गिनती लोग 18 घंटे में नहीं कर पाते हैं। ये वो लोग हैं जो हर चीज को अफवाह कहते हैं। पहली बार जब महाकुंभ में आग लगी तब भी इन्होंने अफवाह कहा, पहली बार में जब भगदड़ मची तो उसको अफवाह कहा, कल जब ये घटना हुई है उसको भी अफवाह कहा। अगर कोई शंकराचार्य इनके किसी भी उसको मुख्यमंत्री से जो है इस्तीफा मांग लेता है तो उसे शंकराचार्य मानना मना कर देते हैं, हिंदू के नाम पर कलंक करना कह देते हैं। ये केवल फर्जी हिंदू की बात करते हैं, इन्हें कुछ नहीं है। इन्होंने केवल और कुंभ को केवल व्यापारीकरण करने का काम किया है और राजनीतिकीकरण करने का कार्य किया गया है। पहली बार जब आपने प्रश्न किया था 2013 में जब ये घटना हुई थी, ठीक इसी प्रकार की घटना है, लगभग उसी तरीके की घटना है, लेकिन उस समय ये भारतीय जनता पार्टी के लोग स्मृति ईरानी जैसे 5 रुपए सिलेंडर बढ़ जाते थे तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर के चूड़ियां भेजा करती थी। आज यास्मीन जी सिलेंडर 1000 रुपए का हो रहा है। आप अपने प्रधानमंत्री को चूड़ियां कब भेजेंगी? आज जो है डीजल पेट्रोल के दाम आप लोग कहते थे हम आ जाएंगे तो 35 रुपए का कर देंगे। आप
अपने टॉपिक पे प्रधानमंत्री रहेंगे, को टॉपिक चूड़ियां पर भेजने का कब काम जिस करेंगे? विषय पर बात कर रहे हैं तो सर, विषय पे बात करेंगे, विषय पे बात करेंगे। देखिए मैंने जी, आपसे जी, मीनाक्षी जब जी। मैंने आपसे 2013 के परिप्रेक्ष्य में बात की थी ना, मैं आपसे बड़ी बात कहने के लिए ही कह रही थी कि देखिए आपकी सरकार के समय में भी एक हादसा हुआ और अब एक हादसा हुआ है, लेकिन उस समय जो सवाल आपके ऊपर उठाए गए थे, आज वो सवाल यहाँ दूसरी तरफ उठ रहे हैं। तो हादसे की प्रकृति तो एक है, और ये भी उतना ही बड़ा सच है कि कोई सरकार ये नहीं चाहेगी कि हादसा हो जाए। ना आपकी सरकार ने 2013 में चाहा होगा, ना अब की सरकार ने चाहा होगा कि हादसा हो जाए। लेकिन सवाल मैं बार बार, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे शो की, मेरी ये डिबेट सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में सिमट जाए, मैं चाहती हूं कि एक बड़ी पिक्चर पर बात हो, सॉल्यूशन पर बात हो। सॉल्यूशन क्या है जी, जी। और क्या उसके लिए हम तैयार हैं? ठीक है, सुजाता पॉल जी। जी देखिए आप इस वक्त ऑपोजिशन में बैठे हैं, जो बात अभी राजेश जी भी कह रहे हैं, देखिए जो ऑपोजिशन में बैठे हैं, आपका काम है सवाल उठाना, आप वो सवाल उठा रहे हैं सरकार के ऊपर, लेकिन मैं उससे आगे की बात कर रही हूं। हादसा देश के किसी भी हिस्से में, किसी की भी सरकार में हो सकता है, वो हादसा अगर है, लेकिन यहां से आगे की बात जो है सॉल्यूशन की है। क्या आपको लगता है इसकी एक फेयर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सामने आएगी, या आप सरकार की इंटेंट पर ही डाउट खड़े कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले कुछ बातों को याद करना ज़रूरी है। आपने 2013 की बात करी, हमारी सरकार तो नहीं थी, समाजवादी पार्टी की थी, और आज़म खान जी ने 11 फरवरी 2013 को जब ये हादसा हुआ तो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। अब उस समय उन्होंने जिम्मेदारी ली। अब आज आप बताइए कि जिम्मेदारी की बात मैं क्यों कर रही हूँ? वो इसलिए क्योंकि ये समझना होगा कि जब मंत्री जी एक के बाद एक हादसे के बाद भी वो बचते चले जाते हैं, तो जो ये ऑफिसर्स में एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठे हुए होते हैं, उनके दिमाग में ये बात रहती है कि अगर खुद को मंत्री ने बचाना है तो हमको भी बचाएंगे, इसलिए हादसा कुछ भी हो जाए हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो वो सीरियसनेस मिसिंग होता है। अगर उस सीरियसनेस को आपको लाना है और तो आपको व्यवस्था को ठीक करना है, तो जिम्मेदारी किसी को लेनी होगी। और मैं तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे दूसरे प्रधानमंत्री शास्त्री जी की बात करना चाहती हूँ। जब 1956 में अरियल्लू ट्रेन हादसा हुआ था, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, जो 7 दिसंबर 1956 को मंजूर भी हुआ। और इसके अलावा शिवराज पाटिल जी को देख लीजिए, जब 26/11 हुआ उन्होंने इस्तीफा दिया। जब पवन बंसल जी के ऊपर सवाल उठे कि उनके एक रिश्तेदार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और वो रेल मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफे का मतलब ये होता है कि आप जिम्मेदारी भी ले रहे हैं, आप एक मैसेज भी भेज रहे हैं कि आप सार्वजनिक जीवन में हैं। इंपॉर्टेंट तो पॉइंट आप है ये। सिस्टम को जेबा जी, जो बात सुजाता जी ने उठाई और जो बात अभी राजेश जी भी कह रहे हैं, मतलब रेल मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा इस चीज पर? क्यों, मतलब सरकार को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो उनकी कोई इसके प्रति जिम्मेदारी नहीं बनती? अगर वो अध्यक्षता कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट की, वो उसके मंत्री हैं, तो जो सारे सवाल आज उनके ऊपर उठ रहे हैं, नैतिकता के आधार पर भी कोई स्टेटमेंट नहीं आता। और अभी बीते 2 साल में ही अगर ट्रेन से जुड़े हुए जो हादसे या जो लापरवाहियां सामने आई हैं, उसके लगातार हम डिटेल दिखा रहे हैं, जो लापरवाहियां सामने आई हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं बनती उनकी उसके प्रति। एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल है। नैतिकता के आधार पे आप ये बताइए कि रिजाइन करना बनता है कि उसकी जांच करके उसमें सुधार लाना बनता है। इन्होंने एग्जाम्पल दिया आजम खान जी के नेतृत्व में, जब कुंभ मेला ऑर्गेनाइज हुआ था, जब एक्सीडेंट हुआ था, तो उन्होंने रिजाइन किया था। रिजाइन करना हल है कि इसको मैनेज करना हल है? रेजिग्नेशन से क्या होगा? बस विपक्ष को मुद्दा मिल जाएगा कि इन्होंने अपनी गलती मान ली। गलती मानना, पहले तो पता करना है कि गलती है किसकी, मिसमैनेजमेंट रहा कहा, उसके बाद इस्तीफा, अगर गलती जिसकी आएगी वो इस्तीफा देगा या उसे हटाया जाएगा। जहां तक बात विपक्ष बार बार सवाल उठा रहा है, मैं आपको 2 लाइन पढ़ के सुनाऊंगी। कल इतना बड़ा हादसा हुआ और समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता है मनोज यादव जी, आप सिर्फ 2 लाइन सुनिएगा और आप देखिएगा कि क्या जिम्मेदारी है इस विपक्ष की। आप सवाल उठाइए, आप हमें कटघरे में खड़ा करिए, लेकिन क्या आप शायरी लिख सकते हैं इन मौकों पे? कल मनोज यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लिखते हैं, जब से आई दिल्ली में विपदा की सरकार, आते ही दे दिया को मौतों का उपहार।
ये शायरी का टाइम है मीनाक्षी जी। अगर आपके पास कोई राय है, आप राय ट्वीट करिए। आपके पास कोई इल्जाम है, आप इल्जाम ट्वीट करिए, सरकार उसको एक्शन लेगी। शायरी कर रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं कि राजेश जी, मजाक उड़ा रहा है, विपक्ष क्या फायदा मतलब उठा रहा है, कोई राजनीति कर रहा ठीक है तो राजेश क्या जी, गलत कह रहे हैं? मतलब जो लोग सवाल उठा रहे हैं, खास तौर पर जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं विपक्ष में जो बैठे हुए हैं, शायरी का वक्त है ये? नहीं, ये शायरी तो नहीं, इसको शायरी तो नहीं कहेंगे। हाँ, ये बात है, उन्होंने लिखी है, उस किस परिप्रेक्ष्य की है ये मीनाक्षी भी जान रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता के लोग केवल विपक्ष पर आड़ू मरने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। अभी जब आई थी कि इस्तीफा देना हल है, इस्तीफा तो देंगे नहीं, थोड़े दिन में क्या भूल जाएंगे, उड़ी में क्या हुआ क्या भूल जाएंगे, विपिन के साथ क्या हुआ भूल जाएंगे, आसाम में क्या हो भूल जाएंगे। चार चांदनी फिर रात उनके इन भारतीय जनता पार्टी के ठीक है, यही आवाज कट रही अस्तित्व है। है। और हाँ सुजाता जी, केवल बस ये समय की जी, कमी है जी, मेरे पास, संक्षेप में बोलिएगा जी, मैम। जी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बहुत जरूरी है कि अभी ये बात तो कही जा रही है कि द क्राउड्स वर ओवरवेलमिंग, हमने एंटिसिपेट नहीं किया। तो भाई, अगर आप मंत्रालय संभाल रहे हैं और आप कहते हैं कि हम सब चीजों को, व्यवस्था को अच्छी तरह से बना सकते हैं, जो आपकी जिम्मेदारी है, और नहीं कर सकते तो आपको हट जाना चाहिए ना। सिंपल सी बात है। अभी इन्होंने कहा कि हट जाने से कोई सोल्यूशन मिलता है, तो जब आप विपक्ष में होते हैं तो आप क्यों मांगते हैं दूसरों का इस्तीफा? मरने दीजिए लोगों को, होने दीजिए हाथ से, क्या फर्क पड़ता है? ओडिशा के बालासोर में 296 लोगों की मौतें हुई हैं, याद भी है आपको? उसके बाद कितनी घटनाएं गिनाओ, आपको 2024 में पता भी है कि कितनी घटनाएं हो चुकी हैं, 2023 में कितनी घटनाएं हुई हैं, और जब से अश्विनी वैष्णव जी आए हैं तब से कितनी घटनाएं हुई हैं। तो लोगों को कॉन्फिडेंस मिले, वो है मालिक इस देश की, आप नहीं है। आप सेवा करने के लिए आए हैं, उन्होंने आपको चुना है ताकि आप व्यवस्था ठीक करें। नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए कुर्सी, किसी और को आने दीजिए, इनको किसी और जगह पर जाने दीजिए, हमें क्या दिक्कत हो सकती है? देखिए, अब यही वो सारे सवाल हैं जो इस वक्त बातचीत के केंद्र में है। सालों साल ये दुख उन्हें सालता रहेगा। जो लोग उनके पीछे छूट गए हैं, अगर आप विक्टिम्स के जो आंखों देखी है, जो उन पर बीती है, उनके फर्स्ट पर्सन अकाउंट अगर आप लोग सुन लेंगे तो हो सकता है अगले 2-3 घंटे शायद बहुत ज़्यादा बात करने की स्थिति में आप ना हो। ये बीती है उनके ऊपर, जो अपने परिवार के साथ कुंभ जाना चाह रहे थे एक पुण्य स्नान के लिए, और क्या उनके हाथ लगा? मौत, परिवार टूट गया। कई लोग ऐसे हैं जिनके एक ही परिवार के 2 से 3 सदस्य चले गए हैं, बच्चे भी शामिल हैं, और घायल जो हुए हैं वो अलग। तो इसलिए इस तस्वीर पर थोड़ा खुले दिल से बात करनी होगी, जिम्मेदारी लेकर बात करनी होगी, और जितनी जल्दी इस बात को समझेंगे उतना बेहतर होगा। आपका धन्यवाद हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।